तीसरे टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो है जाति, वर्ग और व्यवसाय, यानी कि कास्ट, कैटेगरी एंड ऑक्यूपेशन। यानी कि हम समाज में जो विभिन्न इकाइयों के रूप में सभी मानव प्राणी कार्य करते हैं, इस दौरान हमारा अपना व्यवसाय जो है, व्यवसाय के आधार पर प्राचीन काल में विभाजन कर दिया गया, हमें अलग अलग जातियों में सम्मिलित कर दिया गया। साथ ही साथ हमारे जातिगत अनेकों वर्ग बना दिए गए। तो ऐसी जातियां कौन कौन सी थी, उनका कैटेगराइजेशन, उनके वर्ग किस प्रकार से बनाए गए, व्यवसाय व्यवसाय के आधार पर उनका विभाजन कैसे किया गया, इस पर हम विस्तृत रूप से इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका परिचय हम यहाँ पर जान लेते हैं। इसके परिचय की बात करते हैं। जाति, वर्ग और व्यवसाय में बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार इसकी शुरुआत हुई थी और उसके अनुसार ब्राह्मण वर्ग से वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ था। ब्राह्मण वर्ग था, उससे वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ था। ठीक है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल के एक सूक्त के अनुसार ब्राह्मण का जन्म मुख से, क्षत्रिय का जन्म भुजा से, वैश्य का जंघा से और शूद्र का जन्म पैरों से माना गया। और ऐसा कहा गया बृहदारण्यक के उपनिषद के अनुसार कि जो ब्राह्मण कैटेगरी के लोग थे वो मूल रूप से हमारी समाज व्यवस्था का आधार थे। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो हमारे वेद हैं, उसमें ऋग्वेद जो एक सबसे प्राचीन वेद है, उसके 10वें मंडल में इस बात का, इसका वर्णन किया गया है एक सूक्त के अनुसार, एक कथा के अनुसार। और कहा गया कि ब्राह्मण तो ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जंघा से और शूद्र का जन्म पैरों से माना गया। वहीं गीता जो धार्मिक ग्रंथ है, उसके अनुसार जाति व्यवस्था की रचना उनके गुण कर्मों के आधार पर हुई है। यानी कि मनुष्य जो अपने कर्म करता है, जो उसके गुण आधारित कर्म होते हैं, गुण कर्म, उनके आधार पर जाति व्यवस्था का जन्म माना गया गीता के अनुसार। यानी कि गीता धार्मिक पवित्र ग्रंथ में यह कहा गया, जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, कि जाति व्यवस्था का निर्माण गुण और कर्म दोनों से मिलाकर गुण कर्म के आधार पर हुआ है। जीएस घुर्रे एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री, उनके अनुसार ऋग्वेद युग के अंत में जाति व्यवस्था के समान ही विशिष्ट वर्ग समूहों का निर्माण प्रचलन में था। प्राचीन काल की बात है जिस समय ऋग्वेद का अंतिम दौर था, और उस समय जाति व्यवस्था जो ऋग्वेद प्राचीन वेद कालों में चला करती थी, लेकिन जब ऋग्वेद का अंतिम दौर था उस समय ही कुछ विशिष्ट वर्गों के समूह के निर्माण की व्यवस्था हमारे प्रचलन में चली आई। ठीक है ना। अलग अलग समूह बना करके, एक समुदाय बना करके समाज को आगे बढ़ाए जाने की प्रथा शुरू हुई। 19वीं और 20वीं सदी के समाज सुधारकों में दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय व विवेकानंद का नाम प्रमुख रहा है। कुछ प्रमुख समाज विज्ञानी थे जो समाज सुधारकों के नाम से संबोधित किए गए, इतिहास पुरुष के नाम से जिनको, या वे इतिहास पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनमें राजा राम मोहन राय, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती का नाम अग्रगण्य है। इन महापुरुषों ने जाति प्रथा का खंडन कर सामाजिक जड़ता का विरोध किया। समाज के अंदर जो जड़ता थी, समाज के अंदर ये इस बात का फिक्स मानस बना दिया गया था कि जाति व्यवस्था है वो ऊंचा है, वो नीचा है, इन सब चीजों का खंडन किया इन समाज सुधारकों ने, और अपनी तरफ से कुछ सरकारी प्रयत्न भी किए। जाति व्यवस्था के संबंध में कुछ मत हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। पहला है रिजले के अनुसार। रिजले क्या मानते हैं? वो कहते हैं कि यह परिवारों के समूह का संकलन है। रिजले का मानना था कि परिवारों के समूह का संकलन होती है जाति, जो एक सामान्य वंश, परंपरा या उत्पत्ति का दावा करता है। यानी कि जिसका एक सामान्य वंश से परंपरागत संबंध होता है और उसकी उत्पत्ति का उसी समुदाय विशेष से संबंध होता है। इसमें एक ही वर्ग के द्वारा एक ही परंपरागत व्यवसाय पर भी बल दिया गया है, और इसमें एक समुदाय के एक खास वर्ग के द्वारा एक ही व्यवसाय पर बल दिया गया है। यानी जो जातिगत विभाजन हुआ उसमें यह तय हुआ कि जो जिस जाति से संबंधित है वह उसी जाति के व्यवसाय से ही संबंधित होगा, या जिस व्यवसाय का संबंध एक जाति विशेष से है उस व्यवसाय के लोग उसमें कैटेगराइज्ड होंगे, उसमें जातिबद्ध होंगे। जाति जो है वह मूलतः कास्टा नामक एक शब्द से बना है, और कास्टा का मतलब होता है यहाँ पर जाति से, जो एक पुर्तगाली शब्द है। तो जाति
जो कास्ट होती है, इसका जन्म जो है, इसका ओरिजिन है, वह कास्टा से होता है। केलकर के अनुसार जाति की सदस्यता उन व्यक्तियों तक ही सीमित है जो संबंधित विशेष जातियों से संबंधित हैं। ये थोड़ी दुरूह सी है, लेकिन बहुत ही सामान्य परिभाषा है कि जाति की सदस्यता जो किसी जाति से संबंध रखता है, या किसी अमुक व्यक्ति का किसी जाति से, किसी अमुक जाति से संबंध होना, उसका उस संबंधित जाति से या उस जाति तक ही सीमित होना सिद्ध होता है। एक अविच्छिन्न समूह जिससे बाहर विवाह करने पर बाध्यता भी होती है। ये बात यहाँ पे सही और सटीक बैठती है। केलकर ने कहा कि एक अविच्छिन्न समूह होता है, जो संगठित समूह होता है, जिसमें अपनी जाति से बाहर विवाह करने पर बाध्यता होती है, यह जाति का द्योतक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई, जैसे मान लीजिए किसी जाति विशेष का व्यक्ति है, वह अपनी जाति में ही विवाह करेगा, यह इस जाति का परिचायक है, यानी कि अंतर जातीय नहीं होकर के वो सजातीय हो जाएगा। फिर इसके बाद में मजूमदार की अवधारणा थी। मजूमदार ने बताया कि जाति एक बंध वर्ग है। जाति है वह एक संगठित और बंध वर्ग है, अर्थात जाति समाज का वह वर्गीकरण है जो जन्म पर आधारित है। यानी जाति का जो निर्धारण है वह जन्म से कर दिया गया है। जाति का निर्धारण किससे कर दिया गया है? जन्म से कर दिया गया है। यानी कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह एक निश्चित जाति से संबंधित होता है, वह उस जाति विशेष में जन्म लेता है, ऐसा मानना है मजूमदार का। अब हम पढ़ते हैं जाति की विशेषताएं, कि जाति की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ब्राह्मण जाति में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त लोग होते हैं। जाति के तहत ऊंच नीच की व्यवस्था की जाती है, जैसे तू वो है, तू वो है, ठीक है ना, इस प्रकार से। इसमें जातिगत व्यवसाय निर्धारित होते हैं। जाति जब होगी तो उसमें अलग अलग जातियों के अलग अलग पेशे, काम धंधे निर्धारित होते हैं। स्वजाति और स्वविवाद का भी स्थान होता है। अपनी अपनी जाति की भावना होती है और अपने अपने जातिगत विवाद होते हैं। वहीं विवाह और रहन सहन संस्कार भी जाति के तहत नियत कर दिए जाते हैं, जैसे सजातीय विवाह व्यवस्था का होना, रहन सहन और संस्कार के कार्य जो होते हैं वह क्षेत्र आधारित जातियों में एक समान पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जाति की कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं। डॉक्टर जीएस घुर्रे के अनुसार जो जातिगत विशेषताएं होती हैं या जाति की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो देखते हैं। खान पान व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध होता है, ठीक है ना, अन्य जातियों में। यानी कि जाति की सबसे पहली विशेषता डॉक्टर जीएस घुर्रे ने बताई कि खान पान और सामाजिक सहवास पर, एक साथ सोने पर प्रतिबंध होता है दूसरी जाति में। इसका मतलब खुद की जातियों में ऐसा कोई प्रतिबंध खान पान का या सहवास का नहीं होता है। नेक्स्ट है विवाह का प्रतिबंध। आप एक जाति से दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकते, इस पर भी प्रतिबंध होता है। नेक्स्ट है व्यवसाय का स्वतंत्र चुनाव नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप व्यवसाय अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चुन सकते। जातिगत जो व्यवसाय प्राचीन आदिकाल से बटे हुए हैं उनके ऊपर ही आपको अपनी आजीविका चलानी है। संस्तरण होता है, जाति में स्तर होता है ऊंचे नीचे का। नेक्स्ट है समाज का खंडात्मक विभाजन होता है और समाज को खंडों में बांट दिया जाता है कि इस जाति के लोग इस मोहल्ले में या इस क्षेत्र विशेष के अंदर निवास करेंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट है सामाजिक और धार्मिक नियोग्यताओं पर विशेषाधिकार भी नियत कर दिए जाते हैं, और सामाजिक आधार पर तथा धार्मिक नियोग्यताओं के आधार पर, धर्म आधारित जो अयोग्यताएं होती हैं उनके आधार पर भी उनके विशेष अधिकार नियत कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार जीएस घुर्रे का मानना था कि निम्न बिंदुओं के आधार पर जाति को हम परिभाषित कर सकते हैं या जातिगत समीकरण को बता सकते हैं। अब हम जानेंगे जाति प्रथा के गुण, कि जाति के क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला तो होता है जाति का गुण कि सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। जाति से क्या होगा? सामाजिक स्थिति का निर्धारण होगा, जिसमें जाति व्यवहार, गुण, निश्चित स्थिति और व्यवहार आदि का अध्ययन किया जाएगा। जैसे कोई अमुक व्यक्ति किसी एक विशेष जाति का है तो उसका, उस जाति विशेष का और उसके लोगों का व्यवहार कैसा होता है, उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उनकी एक निश्चित स्थिति क्या होती है, उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है, ये सब चीज़ें सामाजिक स्थिति के निर्धारण में जाति प्रथा के गुणों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है समाजीकरण का कार्य। दूसरा, जाति प्रथा में समाजीकरण का कार्य भी होता है, ठीक है ना। इसमें खान पान, वेशभूषा व रहन सहन को नियत कर दिया जाता है। इसमें खान पान, वेशभूषा और रहन सहन निर्धारित किया जाता है समाजीकरण के तहत।
तो ये भी जाति प्रथा का एक प्रमुख गुण है। नेक्स्ट है वैवाहिक समूह का निर्धारण कर दिया जाता है। जाति विशेष के अंदर उसके अपने विवाह संस्कारों की व्यवस्था की गई है जो सजातीय होते हैं। यह भी हमारी जाति प्रथा का एक गुण है। पेशों का निर्धारण कर दिया जाता है, जैसे बेकारी का निवारण करना और व्यावसायिक उन्नति की ओर इसका ध्येय होना होता है। जब जाति विशेष के पेशे विशेष निर्धारित कर दिए जाते हैं तो इससे मनुष्य बेकार नहीं होगा, वह बेकारी नहीं करेगा, बल्कि वह अपने काम में संलग्न हो जाएगा और व्यावसायिक उन्नति की ओर अग्रसर होगा। नेक्स्ट है व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण। जाति प्रथा का अगला गुण है व्यक्तियों का जो व्यवहार होता है उस पर भी अंकुश लगाया जाता है, उस पर भी नियंत्रण किया जाता है। जैसे जाति आधारित जो संस्कार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, और वे उनके अनुसार बड़े बुजुर्गों का भय होता है समाज में, समाज की गरिमा का यानी कि समाज के अंदर इज्जत बचाने का भय होता है, आचार और सदाचार का उचित पालन का हमारे को नियंत्रण रखा जाता है। तो ये भी जाति प्रथा के प्रमुख गुण हैं कि बड़े बुजुर्गों का भय होना, समाज में गरिमा को बचाए रखना, आचार सदाचार का पालन करना। इसमें क्या होता है, व्यक्ति नियंत्रित होता है और वह समाज के अंदर कुछ बुरे काम या कुछ अनैतिक कार्य करने से बचना चाहता है या वह बचता है। नेक्स्ट है रक्त की शुद्धता बनाए रखना। एक वर्ण से संबंधित होना एक रक्त समूह की शुद्धता को बचाने का पर्याय होता है। ऐसे में वर्ण संकरता पर नियंत्रण लगता है। जाति प्रथा होने का मतलब यह है कि आप रक्त की शुद्धता को बनाए रख रहे हैं, यानी कि आपके सजातीय विवाह हो रहे हैं, इसलिए आप वर्ण संकर नहीं होंगे। नेक्स्ट है समाज विकास में सहायक। जो जाति व्यवस्था होती है इससे हमारे समाज का विकास होता है या समाज के विकास में सहायक होती है। इसमें सामाजिक प्रथाएं, परंपराएं और रीति रिवाजों के पालन में आवश्यक रूप से इनको इस्तेमाल किया जाता है। जब हम समाज का विकास करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हम सामाजिक प्रथाओं को, परंपराओं को और रीति रिवाजों के पालन में हम इसको आवश्यक रूप से अपनाते हैं। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जाति प्रथा जो होती है वह हमारे समाज का डेवलपमेंट करती है, विकास करती है। धार्मिक व्यवस्था और संस्कृति की रक्षा। विभिन्न जातियों में एक धर्म के लोग या अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग जातियों में पैदा होने पर अपने धर्म के मुताबिक अपनी जाति की परंपराओं को और रीति रिवाजों को बरकरार रखते हैं। उनके लिए वे प्रयत्नशील रहते हैं, वे अपनी संस्कृति की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रमुख गुण है जाति का कि आप इससे धार्मिक संस्कृति का बचाव करते हैं। मानसिक और सामाजिक सुरक्षा का एहसास जाति प्रथा के गुण के रूप में स्वीकारा जा सकता है। अब गुण के साथ हम पढ़ेंगे जाति व्यवस्था के दोष, कि भी जाति व्यवस्था के दोष क्या क्या होते हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ दोष होते हैं, आर्थिक क्षेत्र में दोष होते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में जाति प्रथा के दोष देखने को मिलते हैं, इसके अवगुण देखने को मिलते हैं। तो समाज के क्षेत्र में जो जाति प्रथा के दोष हम समझ सकते हैं उनकी शुरुआत करते हैं। समाज के अंदर अस्पृश्यता की भावना होती है। एक तो छुआछूत की भावना का विकास होता है जाति प्रथा में। दूसरा, यह मानवता पर कलंक के रूप में कार्य करती है। तीसरा, धार्मिक ग्रंथों पर रोक लगाई जाती है, एक दूसरे के धार्मिक ग्रंथों का तिरोहन किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। निम्न वर्ग के लोगों पर अवर्णनीय अत्याचार होते हैं जिनका हम यहाँ पर वर्णन नहीं कर सकते। तो जाति प्रथा के ये सभी अवगुण हैं। नेक्स्ट है स्त्री समुदाय से भेदभाव किया जाता है। सामाजिक कुरीतियां जैसे दहेज, अनमेल विवाह, मृत्यु भोज, बाल विवाह आदि, ये समाज के अंदर सामाजिक कुरीतियां जाति के कारण ही उत्पन्न हुई हैं, जो आज भी बड़े पैमाने पर भारतवर्ष के गांवों के अंदर देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से समाज के क्षेत्र में जाति प्रथा के बहुत सारे दोष या अवगुण हैं। अब हम जानते हैं आर्थिक क्षेत्र में जाति व्यवस्था के अवगुण कौन कौन से होते हैं। आर्थिक क्षेत्र में, तो आर्थिक क्षेत्र में श्रमिक गतिशीलता में बाधक जाति होती है। जैसे किसी कारखाना या किसी संस्था अथवा कंपनी विशेष के अंदर किसी एक वर्ग के या किसी एक जाति के लोगों का प्रभुत्व होना, ठीक है ना, या किसी एक जाति या विशेष वर्ग को वहां से प्रताड़ित करना या निम्न समुदाय के लोगों पर अत्याचार करना, ये सभी आर्थिक क्षेत्र के द्योतक हैं जहां पर ये पहचान पड़ती है किसी जाति प्रथा गुणात्मक नहीं होने के बजाय दोषात्मक होती है। व्यक्तियों के पेशे बदलने पर रोक लगा दी जाती है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई चमड़े का काम करता है तो वह चमार जाति का है। अब अगर वह आदमी व्यापारी का काम करे तो वणिक वर्ग का काम होता है तो उस पर रोक लगा दी जाती है। यह भी जाति प्रथा का एक अवगुण है। नेक्स्ट है श्रमिक की कार्य कुशलता में बाधा आती है। वह सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभावी जातीय भेदभाव देखने को मिलता है, जैसे राजा भाट और चारण के कार्य।
अब आप सांस्कृतिक रूप से जातीय भेदभाव को अगर देखना चाहें तो राजा के काम अलग होते हैं, भाटों के काम जो वंशावलियां लिखा करते थे उनके काम अलग होते हैं, चारण लोग जो उनकी स्तुति करते थे उनके काम अलग होते थे। तो इस प्रकार से श्रमिकों की कार्यकुशलता के आधार पर सांस्कृतिक क्षेत्र में जो अलग अलग कार्य हैं उनको हम देख सकते हैं। धार्मिक व राजनीतिक क्षेत्र में कार्य, धर्म आधारित और राजनीति से आधारित जो कार्य होते हैं उन पर भी हम जाति प्रथा के अवगुणों को देख सकते हैं। जैसे वेदों का पाठन केवल ब्राह्मण करेंगे, यह भी तो एक अवगुण है। वेद कोई भी पढ़ सकता है, जो ज्ञानी है, जो समझदार है, जो उच्च शिक्षित है, वह व्यक्ति वेदों का अध्ययन कर सकता है। लेकिन ऐसा माना गया जाति प्रथा के तहत कि वेदों का अध्ययन केवल ब्राह्मण करेंगे, मंदिर द्वार का कार्य केवल ब्राह्मण से संबंधित होता है, ठीक है ना। तो निम्न वर्ग के कार्यों में आध्यात्मिकता आदि पर रोक लगा दी जाती है। जो बेचारे निम्न समुदाय के होते हैं, वंचित वर्गों के होते हैं, पिछड़े हुए समुदाय के लोग होते हैं, उनका मंदिर में जाना या मंदिर में स्तुति गान करना, वेदों का पाठ पठन करना, कर्म कांड आदि, इन पर रोक लगा दी जाती है। ये जाति प्रथा का एक अवगुण है। राजनीति के क्षेत्र में भी शासन व्यवस्था में जाति विशेष का दबदबा आज वर्तमान में भी कायम है। हम भारतवर्ष के वासी हैं, हम आसानी से इस बात को सहज रूप से समझ सकते हैं कि विभिन्न स्तरों पर जो हमारी शासन व्यवस्था है उसमें जातिगत भेदभाव किए जाते हैं। जो उच्च वर्गों के लोग हैं, जो सवर्ण वर्ग है, उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है, लेकिन जो लोग जो निम्न समुदायों से संबंधित रखते हैं, आरक्षित वर्ग से, उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। उनको शासन प्रशासन में उचित जगह नहीं मिल पाती है, उचित उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। तो इस प्रकार से जाति प्रथा के दोष हैं। अब हम पढ़ते हैं जाति प्रथा का विकास, कि जाति प्रथा का विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो जाति प्रथा का विकास कैसे हुआ, शुरुआत करते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। आर्यों की राजनीतिक प्रभुता, श्रम विभाजन का आधार तथा रक्त, वंश और वर्ण शुद्धता की भावना, उक्त सभी ने जाति विकास की आधारशिला रखी। सबसे पहले आर्य भारत में आए, उससे पहले अनार्य लोग यहाँ पर विशुद्ध रूप से मौजूद थे। आर्यों ने जैसे ही भारत में आगमन किया, उससे यहाँ की संस्कृति और सभ्यता में परिवर्धन होने लगा और फिर उसका एक सुसंस्कृत रूप धीरे धीरे परिशोधित होने लगा। परिणामतः क्या हुआ, यहाँ पर आर्यों का प्रसार हो गया। मध्य एशिया से जो भारतवर्ष में प्रवेश कर गए थे, तो धीरे धीरे उनके राजनीतिक रूप से भी वो प्रसारित हो गए, राजनीति में उनका दबदबा होने लगा। फिर श्रम आधारित लोगों का या समुदायों का विभाजन कर दिया गया। रक्त, वर्ण, वंश आदि में शुद्धता की भावना को लेकर भी भेदभाव किए गए। इस प्रकार से इन सब चीजों को ध्यान आमुख रखते हुए जाति प्रथा का विकास हुआ। धीरे धीरे किसका विकास हुआ, जाति प्रथा का। कालांतर में विभिन्न जातियों का निर्माण और विकास इसी पैमाने पर हुआ कि हम वर्ण, वंश, रक्त आदि की शुद्धता और आर्यों के भारत में आकर यहाँ पर राजनीतिक प्रभुत्व को अपनाने के आधार पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जाति का विकास हुआ है। जैसे सबसे पहले पुरोहितों के नवीन सिद्धांत, इनको हम जान लेते हैं। आजकल जाति प्रथा का विकास हुआ है तो पुरोहित जो लोग थे उन्होंने नवीन सिद्धांत बनाए, खान पान से संबंधित, वेशभूषा से संबंधित, धार्मिक व्यवस्था, जनेऊ आदि धारण करना, ये सभी पुरोहितों के नए सिद्धांत थे। छोटे समुदाय व जाति प्रखंडों का निर्माण भी किया जाने लगा। तो इस प्रकार से पुरोहित जो लोग थे उनके नवीन सिद्धांतों में छोटे समुदाय व जाति प्रखंडों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है नवीन धंधे। नवीन जो उद्योग धंधे थे उनकी स्थापना की गई। जैसे सभ्यता और संस्कृति के अनुसार नवीन काम और धंधों का निर्माण भी किया जाने लगा। तो धीरे धीरे जातिगत आधार पर उद्योग धंधों की स्थापना की गई और इससे जब नए नए उद्योग धंधे बने तो जातिगत भेदभाव होने लगे। फिर जातियों का आप समझते हैं कि उस भेदभाव आधारित विकास हुआ, कौन सी जाति आगे बढ़ गई, कौन सी पीछे रह गई। तो इस प्रकार से उनका सामाजिक रूप से संस्तरण भी हुआ, ऊंच नीच की उनमें जो गैप था वो और बढ़ गया। कुछ नई विदेशी जातियां जिनका भारत में आगमन हुआ, उससे भी हमारे यहाँ पर जाति प्रथा का विकास हुआ। इस समय नवीन जो विदेशी जातियां भारत में आई उनमें ईशा के काल के उपरांत यूनानी लोग, शक, हूण, यूची और पर्शियन जिनका भारत में आगमन हुआ। अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोगों ने आर्यों के बाद में भारत में आगमन किया। इन्होंने भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने का कार्य किया। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर आगमन के बाद में भारतीय संस्कृति को जाना कि यहाँ के लोग कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका खान पान कैसा है, उनके रीति रिवाज क्या क्या हैं। उन सब चीज़ों को इन्होंने
यूनानी, शक, हूण, यूची और पारसी, इन लोगों ने उनको अपना लिया। इसके बाद में विभिन्न वर्गों का एवं काम धंधों का निर्माण हुआ और फिर उनका विभाजन कर दिया गया। तो इस प्रकार से जब इन नई विदेशी जातियों ने भारत में आकर के भारतीय संस्कृति को समझ लिया और जब इन्होंने उसको अपना लिया, तो अलग अलग जाति आधारित उद्योग धंधों की स्थापना हुई, निर्माण किया जाने लगा और इनका विभाजन कर दिया गया। तो इस प्रकार से यह भी एक प्रमुख उत्तरदायी कारक था, नई विदेशी जातियां, जिससे भारत में जाति प्रथा का विकास हुआ। चौथा है नवीन क्षेत्रों का आबाद होना, नए नए क्षेत्रों का निर्माण होना, जिससे जातिगत जो संभावना थी वह और प्रबल हो गई। जैसे आर्य सभ्यता का प्रसार हुआ, जिससे नवीन क्षेत्रों का जन्म हुआ, विभिन्न नवीन जो क्षेत्र बने उनमें नवीन विचार और आचारों का जन्म हुआ और इसके आधार पर जाति का निर्माण और उपजातियों का उद्भव होने लगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जैसे जैसे नई जातियां बनने लगी, तो उन नई जातियों से उपजातियों का जन्म हुआ, क्योंकि आर्य लोग थे जिन्होंने जैसे ही वो भारत में आए तो अपना प्रसारण उन्होंने लेकर के उत्तरी भारत से मध्य भारत तक और दक्षिण भारत तक प्रसार किया था। लेकिन यहाँ पर द्रविड़ लोग थे दक्षिण भारत में, इसलिए वे दक्षिण भारत में और ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। लेकिन ये तय था कि भारत के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करके ये लोग अपने आप को बलवती रूप में ले आए थे और उससे जो जो नए क्षेत्र बने थे तत्समय उन क्षेत्रों के अंदर जातियों के आधार पर उपजातियों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है रीति रिवाजों में परिवर्तन। अब ज्यों ज्यों नए रूप में एक औद्योगिक समाज बना, नई नई जातियां बनी, तो इससे रीति रिवाज भी परिवर्तित हो गए, बदल गए। जातिगत विचारों और आधारों के अनुसार परिवर्तन हुआ और नए संस्कारों की उत्पत्ति हुई। नए नए समुदायों के अंदर नए नए संस्कार जन्म लेने लगे, नई नई रीतियां और नई नई परंपराएं चलने लगी। छठा है जाति से बहिष्कृत लोगों की नवीन जातियां, और जिन लोगों को समाज के अंदर उच्च स्थान प्राप्त नहीं था, या लोग जो तिरस्कृत थे समाज के अंदर, या वे लोग जिन्होंने कुछ अनैतिक कार्य किए थे और फिर उनको समाज की खापों के द्वारा या समाज के अंदर मौजूद हमारी पंचायतों के द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया, समाज से उन्हें निर्वासित कर दिया गया, तो उन लोगों ने क्या किया कि अपना एक अलग वर्ग बना लिया और ये जो बहिष्कृत लोगों का अलग वर्ग बना, इससे नई जातियां और जन्म लेने लगी। फलते खान पान और विवाह संस्कारों की भी विभिन्नता पूर्व वाली जाति और नवीन जाति के बीच में देखने को मिलने लगी। कुछ अन्य कारण भी हैं जिनके आधार पर जाति प्रथा का विकास हुआ है, जैसे जाति प्रथा पर जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव। जैसे जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, इन दोनों की मान्यताएं अलग हैं, दोनों के धार्मिक रीति रिवाज अलग हैं, दोनों के कर्मकांड अलग हैं, तो इसके आधार पर भी जाति प्रथा का विकास और प्रबल हुआ है। शाकाहारी और मांसाहारी वर्ग का उदय हुआ है, तो इस प्रकार से अलग अलग समुदायों में अलग अलग जो क्रियाएं की जाने लगी, इनसे अलग अलग वर्गों का निर्माण हुआ, शाकाहारी वर्ग और मांसाहारी वर्ग। नेक्स्ट है नवीन धार्मिक संप्रदाय व नवीन जातियों का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से अलग अलग कारणों पर आधारित जब क्रियाएं की जाने लगी तो उनसे नवीन जातियों का निर्माण हुआ। जैसे दादूपंथी, कबीरपंथी, जब नए नए संप्रदाय जन्म लेने लगे, नए वर्गों का उद्भव हुआ, इससे परिणाम क्या हुआ कि अलग पंथ और अलग वर्ग को मानने वाले लोगों का भी विकास हुआ। जैसे दादूपंथी, कबीरपंथी, है ना, जो दादू दयाल जी को मानते थे वे दादूपंथी कहलाए, जो कबीर को मानते थे वे कबीरपंथी कहलाए। मुगलों के भारत पर आक्रमण के साथ ही भारत में एक प्रमुख परिणाम देखने को मिला कि जाति सुरक्षा की भावना का प्रसार हुआ, कि विभिन्न जातियों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी जैसे ही मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, कि कहीं ऐसा ना हो जातियों के प्रबल लोगों को, जो सशक्त लोग थे या जो सरदार लोग थे अपनी अपनी जातियों के, उनको ये डर सताने लगा कि कहीं उनकी जाति का अस्तित्व या वजूद तो खतरे में नहीं है। तो ये सब चीजें उस समय देखने को मिली, जिससे जाति प्रथा का विकास हुआ। जब वे लोग इस बात को लेकर डरने लगे कि भाई कहीं उनकी जाति को खतरा तो नहीं है, तो इससे और उनकी जाति को उन्होंने बचाने की जद्दोजहद की। परिणाम यह हुआ कि वे अपनी जाति के विकास को बढ़ाने में कामयाब हुए। अब हम जानते हैं जातीय परिवर्तन के कारण, कि जाति का परिवर्तन जब होता है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं, यानी जाति आधारित परिवर्तन होता है तो उसके क्या कारण होते हैं। कोई जाति का बदलाव होता है या जातियों में विभिन्न परिवर्तन जो होते हैं वो किस कारण से होते हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं। तो पहला तो कारण इतिहास के झरोके से हम समझ सकते हैं, वह है स्वतंत्रता आंदोलन। कि भारत में आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई सन 1857 की क्रांति के साथ साथ 1947 तक जितनी लड़ाइयाँ भारत ने लड़ी, तो उस दौरान जो विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन किए गए उनसे भी जाति आधारित परिवर्तन हुए। पहला तो स्वतंत्रता आंदोलन जिसमें आज़ादी की ललक ने
वर्ग भेद, जाति भेद आदि को समाप्त कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि जातियों का परिवर्तन इस प्रकार से हो गया, या जातियों के भीतर परिवर्तन इसलिए हो गए, वो लोग बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी, आडंबरवादी और परंपरावादी थे। लेकिन जब भारत की आज़ादी पर खतरा हुआ, लोग जब गुलाम बन गए, जब अपने व्यवसाय धंधे चौपट हो गए, लोग अपनी आजीविका के साधन तक नहीं जुटा पाते थे, स्त्रियों और बालकों के साथ अत्याचार किए जाते थे, समाज में वर्ग आधारित भेदभाव इतने हो गए थे कि लोग सर्वाइव करना मुश्किल समझने लगे थे। ऐसी स्थिति में अपनी आजीविका और अपने जीवन को दोनों को बचाने के लिए लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में एक मजबूत स्तंभ प्राप्त किया। जब आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी गई तो उस समय लोगों ने जाति और वर्ग विभेद भुला दिए और एकजुट हो गए, वे संगठित हो गए, इसलिए वे अपने वजूद को रखने में कामयाब हुए। जातिगत घृणा और भेदभाव की समाप्ति हो गई। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जब सब लोग संगठित हो गए, तो उन लोगों के बीच में जो भेदभाव था और घृणा थी वो समाप्त हो गई। तो पहला परिवर्तन तो ये हुआ कि जातियों में परिवर्तन इसलिए देखने को मिले कि लोग अपने उन आडंबरों को, उन पुराने रीति रिवाजों को और उन तिरस्कृत करने वाले कारकों को भुला बैठे। दूसरा है परंपरागत धर्मों के प्रतिमानों में परिवर्तन होना। जो परंपरागत धर्म संबंधी जो प्रतिमान थे, जो उनके आयाम थे, उनमें परिवर्तन हुआ। तर्कशीलता और विवेकशीलता का अपमान किया जाने लगा। धर्म और जाति की संगत का खंडन कर दिया गया कि धर्म और जाति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन बातों का भी खंडन कर दिया गया। उसके बाद धार्मिक आंदोलन। भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे ऐसे धार्मिक आंदोलन हुए जिन्होंने लोगों के अंदर चेतना का और देशभक्ति का संचार किया। उनके प्रमुख प्रवर्तकों में हम राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का नाम प्रमुख रूप से ले सकते हैं। इन तीनों ही हस्तियों ने, व्यक्तित्व ने जाति प्रथा, अंधविश्वासों का विरोध किया, सामाजिक एकता और समरसता की सीख दी, और इन्होंने कहा कि समाज को हमें एकता के सूत्र में बांध कर रखना है। सभी के बीच में एक ही प्रकार के विचार होने चाहिए, एक ही लक्ष्य उनका होना चाहिए, इसलिए उन्होंने समरसता की सीख दी। तो इस प्रकार से धार्मिक आंदोलन ने भारतीय जनमानस के अंदर जातिगत परिवर्तन किए। नवीन राज्य व्यवस्था और फिर नई राज्य व्यवस्था आई, नई शासन व्यवस्था आई। तो उस समय क्या हुआ, आधुनिक शासन व्यवस्था और संविधान या कानून के निहितार्थों के अनुसार सामाजिक एकता, समानता, समता के कारण समाप्ति की ओर यह जाति व्यवस्था हो गई, अर्थात वर्ग और जाति भेद की समाप्ति हो गई। तो जब नई शासन व्यवस्था आई, ठीक है ना, न्यू पॉलिटी, तो उस समय क्या हुआ कि हमारे समाज के अंदर जब भारतवर्ष को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, तो इसके बाद में हमारे यहाँ पर लोगों के बीच में संविधान का एक पाठ पढ़ाया गया, एक कानून जिसे हम सब भारतवासी बंधे हैं। उसके आधार पर यह कहा गया कि हम समाज के अंदर सभी एक हैं, सब समान हैं, सभी मनुष्य, और हम सबको समान रूप से कानूनी और विधि के अधिकार प्राप्त हैं। समता के रूप में हमारे को एकता का पाठ पढ़ाया गया, जिसको हम शाश्वत रूप में अपने जीवन में अपनाते हैं। इससे फायदा यह हुआ कि हमारे समाज के अंदर वर्ग और जाति आधारित जो भेदभाव थे, नीचे वर्गों का तिरस्कार किया जाता था, उच्च वर्ग को मान्यता दी जाती थी, वो लगभग धीरे धीरे समाप्त होता चला गया है। नेक्स्ट है सामाजिक अधिनियम। कुछ ऐसे समाज के कानून बने और उन सामाजिक कानूनों से फायदा हुआ कि हम जाति प्रथा के जो अवगुण थे उनको मिटाने में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं, या जाति व्यवस्थाओं के अंदर परिवर्तन हुए हैं। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1639, विशेष विवाह अधिनियम 1954, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम 1935, ये कुछ ऐसे नियम थे। इन नियमों के बनाए जाने से, ये सामाजिक अधिनियम कानून थे, और इनके निर्माण से हमारे यहाँ पर जातिगत दूरियों में कमी और सुधार हुआ। जितनी हमारी जातियाँ थीं उनमें जो दूरियां बन गई थी उनमें कमी की गई और उनमें जातिगत सुधार देखने को हमें मिले। इसके बाद में नेक्स्ट है भाई औद्योगिकरण व नगरीकरण। उद्योगों का विकास हुआ और ज्यों ज्यों नगरीकरण, लोगों का गांवों से शहरों की तरफ पलायन होने लगा, तो दोनों ही चीज़ों से जब उद्योगों का विकास चरम पर पहुंच गया और लोग गांवों से शहरों की तरफ अपने काम धंधे की तलाश में जाने लगे, इससे हमारे समाजों के अंदर जातिगत परिवर्तन देखने को मिले। इससे जातिगत व्यवसायों और उद्योग धंधों में कमी आ गई, जाति आधारित उद्योग या पेशों की स्थापना नहीं होने लगी, शहरीकरण का निर्माण किया जाने लगा। इससे जो क्षेत्र आधारित और संस्कृति आधारित जो भेद देखने को मिलते थे वो मिट गए। सरकारी व्यवस्थाओं और योजनाओं के अनुसार उद्योग धंधों का विकास किया जाने लगा। अब इसमें कोई जातिगत सरकारी नीतियां नहीं बनती थी, बल्कि सरकार ने जो पॉलिसी बना दी वह पॉलिसी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार और योजनाओं के अनुसार बनाई जाती थी।
इससे क्या हुआ, धीरे धीरे समाज के अंदर एक बैलेंस होने लगा, एक व्यवस्था संतुलन होने लगा। और व्यवस्था संतुलन का परिणाम क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर जातिगत परिवर्तन देखने को मिले, यानी हम जातियों वाले जो गैप था, भेदभाव था, उसको मिटा करके धीरे धीरे नजदीक आने लगे हैं। सभी वर्ग और जातियों को इससे अवसरों की प्राप्ति हुई है। जब सरकार क्षेत्र विशेष के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप जब उद्योग धंधों की स्थापना करेगी, तो जाहिर सी बात है उनका ध्येय मात्र होता है कि सभी वर्गों का कल्याण हो, सभी समाज की मुख्य धारा में जुड़े। इसलिए औद्योगिकरण और नगरीकरण से हमारे समाज का विकास हुआ है। नेक्स्ट है पाश्चात्य दर्शन का प्रभाव। जो वेस्टर्न फिलॉसफी थी उसका भी हमारे समाज पर प्रभाव देखने को मिला है। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि आधुनिकता के दौर में जो संस्कार और संस्कृतियां थी, उसके साथ साथ पश्चिमी देशों की जो स्वतंत्रता थी, तो उस स्वतंत्रता को फॉलो करने का हम प्रयास करने लगे। हम ये चाहने लगे कि जिस प्रकार से विदेशी संस्कृति को अपनाए हुए जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं या वहाँ के राष्ट्र हैं, हम उनकी तरह अपनी जीवन यापन, हमारी जीवन शैली को अपने जीवन में उतारें। दूसरा, वर्तमान स्वतंत्रता के कारण जातीय बंधनों की समाप्ति हो गई। और इस प्रकार से जब हम विदेशों का अनुकरण करने लगे, वहाँ की संस्कृति को फॉलो करने लगे हैं, तो हमारे यहाँ पर जो जातीय बंधन है, जो सामाजिक बंधन है, वो धीरे धीरे दूर होने लगे हैं और हम जाति प्रथा से धीरे धीरे बंधने के बजाय खुलते जा रहे हैं। शिक्षा का प्रसार एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसने जातिगत परिवर्तनों को बड़ा संबल प्रदान किया, वह है शिक्षा का प्रसार। आज़ादी के पश्चात ज्यों ज्यों देश के अंदर विभिन्न शैक्षिक योजनाएं और शिक्षा नीतियां लाई गई, उनका ध्येय एकमात्र था समाज के अंदर हर एक तबके को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समानता मिले। और इन समानताओं के लिए एक प्रमुख आधार स्तंभ था शिक्षा। तो शिक्षा का प्रसार बड़े पैमाने पर हुआ है। इससे मनुष्य को अंदर, हमारे समाज के सामाजिक प्राणियों में विवेकशीलता और तार्किकता का निर्माण हुआ है। वे लोग बुद्धिमान या बुद्धिजीवी वर्ग वाले हुए हैं। इससे जो परंपराएं थी और मान्यताएं थी, उनकी समाप्ति हो गई। पहले ऐसी परंपराएं मानी जाती थी छुआछूत की, ठीक है ना, तो उन परंपराओं की समाप्ति धीरे धीरे हो चली है। लगभग 90% जो भेदभाव है और छुआछूत की प्रवृत्ति है, वंचित वर्गों को अनादर की दृष्टि से देखा जाना, ये सब समाप्ति की ओर है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं देसाई और जो कपाड़िया, ये दो प्रमुख समाजशास्त्री विद्वान थे। इनके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है। इससे जन सामान्य में परंपरागत नियमों की अवहेलना की जाने लगी है। वर्ग विशेष में धैर्य व सामाजिक संबलन का निर्माण हुआ है। महिलाओं को सामाजिक रूप से मजबूती प्रदान हुई है। इससे समाज के अंदर परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और विभिन्न सुधार आंदोलनों ने हमारे समाज को एक नई दिशा और गति प्रदान की है। पहले जो संगठित रूप से जो संयुक्त परिवार प्रथा हुआ करती थी, उसमें कई प्रकार के भय होते थे, कई प्रकार की कुरीतियां थी, पर्दा प्रथा, ठीक है ना, और अनैतिक कार्यों से बचना, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हुआ करती थी जिनमें अगर आप सही कार्य कर रहे हैं तो उसको अनैतिक समझ लिया जाता था। लेकिन जैसे ही संयुक्त परिवार प्रथाओं का विघटन हुआ, उससे हमारे समाज के अंदर लोगों में धैर्य की भावना का विकास हुआ है। और ज्यों ज्यों एकल परिवार होने लगे हैं, त्यों त्यों शिक्षा का प्रसार बहुत ज़्यादा और बड़े पैमाने पर होने लगा है। इससे हमारे समाज के एक विशेष वर्ग, महिला वर्ग को और स्वाभिमान के साथ जीने की स्वतंत्रता और आज़ादी मिली है। अब हम जानते हैं वर्ग क्या है भाई। वर्ग, वर्ग जिसका उपनाम वर्ण भी होता है। क्या होता है? वर्ण होता है। तो प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के चतुर्वर्ण की व्यवस्था का वर्णन हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और चौथे शूद्र। तो इस प्रकार से प्राचीन परंपरा आधारित भारतीय समाज के विभिन्न वर्ण व्यवस्था के अंगों के रूप में हम चार को जान सकते हैं। एक ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और चौथे शूद्र। इन वर्गों और वर्णों का निर्धारण अधिकार, कर्तव्य, नियम, निषेध, विधि, विधान के आधार पर किया गया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि इन चारों ही वर्णों का विभाजन करते समय इनके अधिकार नियत किए गए, इनके क्या क्या कर्तव्य होंगे ये नियत किए गए हैं, इनके ऊपर किन किन नियमों का संचालन किया जाएगा और साथ ही इनको किन कानूनों के साथ आबद्ध किया गया है, ये इनके लिए भी संहिताएं तैयार की गई। सबसे पहले हम जानते हैं पहला वर्ण है ब्राह्मण वर्ण को। ब्राह्मण लोग कौन थे? वे लोग धर्म, पूजा पाठ, वेदों के अध्ययन में निपुण होते थे तथा दान दक्षिणा के ग्राही होते थे। ठीक है ना, ये सामान्य बातें आप समझ रहे हैं।
दूसरा, यज्ञ और कर्मकांडों की अधिकता के कारण ब्राह्मण वर्ग का विकास हुआ। जब ज्यादा ज्यादा यज्ञ होने लगे, विभिन्न कर्मकांडों की आवकता हुई और ज्यादा आवक हुई, इससे क्या हुआ, ब्राह्मण वर्ग को और ज्यादा पूछे जाने लगा। ज्ञान, तपस्या, गहन अध्ययन व विवेकशीलता के कारण उच्च पद प्राप्त वर्ग का निर्माण हुआ। और इस प्रकार से एक विशेष वर्ग जिसको ज्ञान अधिक था, जो अधिक तप में विश्वास किया करते थे, जो गहन अध्ययन किया करते थे वेदों का, पुराणों का और उपनिषदों का, उनमें विवेकशीलता का निर्माण हुआ। और जब ये बुद्धिजीवी वर्ग वाले हो गए तो इससे एक ऊंचे नए पद का निर्माण हुआ, एक नए वर्ग का निर्माण हुआ। और इस उच्च पद प्राप्त जो वर्ग था, इसमें राज्य पुरोहित, मंत्री, आचार्य, अध्यापक, न्यायाधीश, निर्धारक और निर्णायक, इन लोगों को सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार से जो लोग उच्च पद का ओहदा या दर्जा प्राप्त लोग थे, या वे लोग जो विवेकशीलता के धनी थे, जिन्होंने गहन रूप से ज्ञान और तपस्या को प्राप्त किया था, ऐसे लोगों को राज्य पुरोहित, मंत्री, आचार्य, अध्यापक, न्यायाधीश, निर्धारक और निर्णायक के रूप में जाना गया। ब्राह्मण लोग निजी जीवन में सादा, सरल और सच्चरित्र, संयमी, श्रेष्ठतापूर्वक जीवन के पुजारी माने गए। इस प्रकार से जैसा कि हम बता रहे थे कि राजपुरोहित, मंत्री, आचार्य, अध्यापक, न्यायाधीश, इन सभी पदों को सुशोभित करने वाले कौन थे? वो ब्राह्मण ही हुआ करते थे। ब्राह्मण लोग निजी जीवन के अंदर सादा और सरल जीवन व्यतीत किया करते थे। इन लोगों के साथ यह भी नियत था कि ये अच्छे चरित्र के धनी थे, ये संयमी थे, संतोषी थे और ये श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने में विश्वास किया करते थे। तो इस प्रकार से पहला वर्ण है ब्राह्मण वर्ण। अब दूसरा वर्ण देखते हैं भाई, क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय जो हुआ करते थे, ये ब्राह्मण के उपरांत दूसरा पद है। इनके कर्तव्य नियत थे क्षत्रियों के। ये यज्ञ और अनुष्ठान कराने का कार्य किया करते थे। ये धर्म शास्त्रों का अध्ययन भी करते थे। इनमें ज्ञानशीलता ऊंचे पैमाने की थी। ये विवेकशील भी थे और ये तर्कशीलता का निर्माण करना भी बखूबी जानते थे। ये किसी भी बात पर वाद विवाद की स्थिति में अच्छे तर्क प्रस्तुत करने में माहिर थे। इनका प्रमुख कार्य हुआ करता था प्रशासन व कानून व्यवस्था का निर्माण करना। इनका प्रमुख काम था, एक तो हमारा प्रशासन है, उसमें इनकी बड़ी भूमिका थी। ये प्रशासन के प्रमुख अवयव थे। ये कानून व्यवस्था का निर्माण किया करते थे। ये प्रजा की रक्षा करने का काम किया करते थे। सत्य और धर्म की रक्षा किया करते थे। धर्म की रक्षा करना वह व्यक्ति किया करता था जो क्षत्रिय था, जो बलवान था और सत्य की रक्षा के लिए हमेशा अडिग रहते थे। प्रशासनिक व्यवस्था और सेना में इनको अहम पदों पर आसीन किया जाता था। तो इस प्रकार से दूसरे वर्ण को, क्षत्रिय वर्ण को, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन में और हमारी जो सेना हुआ करती थी उसमें ऊंचे पदों पर इनको आसीन किया जाता था। तीसरे थे भाई वैश्य, वाणिक वर्ग के लोग, जो लोग व्यापार से संबद्ध होते थे। ये समाज के बहुसंख्यक वर्ग के रूप में जाने जाते थे। इनकी संख्या बहुत होती थी। इनके प्रमुख कर्तव्य थे कृषि, व्यापार और अन्य व्यवस्थाओं का कार्य करना। ठीक है ना, कृषि व्यवसाय से जिनका संबंध होता था वे वैश्य वर्ग के लोग होते थे। ये ब्याज पर ऋण दिया करते थे। ठीक है ना, ये लोगों को कर्जा दिया करते थे और उसके बदले में सूद ऐंठा करते थे या ब्याज लिया करते थे। व्यापार हेतु समुद्री यात्राएं करना इनका प्रमुख कार्य था। ये लोग अपने व्यापार को और ऊंचे पैमाने पर ले जाने के लिए या उसमें उत्तरोत्तर गुणवत्ता का विकास करने के लिए ये लोग अंतर्राष्ट्रीय अथवा अंतर्राज्यीय व्यापार किया करते थे और इसके लिए ये समुद्र का सहारा या समुद्री यात्रा का सहारा लेते थे। और वैश्य समाज ने हमारे समाज को क्या योगदान दिया? इन्होंने देश और राज्य की धन संपन्नता और समृद्धि में योगदान दिया है व्यापार के माध्यम से, और अन्य वर्णों के कार्य करने के प्राधिकार भी इन्होंने सुनिश्चित किए हैं और दूसरे वर्ण के लोगों को भी कार्य करने का इन्होंने जगह प्रदान की है। अंत है भाई, अंतिम वर्ण है शूद्र। शूद्र लोग कौन थे? ये समाज का निम्न वर्ण हुआ करता था। इस वर्ण में अनार्य, विजित व कृत मनुष्य थे। इसमें यह माना गया कि जो अनार्य लोग थे वो विजित थे, यानी कि जो पराजित थे, जो बेचारे हमेशा अपने आप को बुझा हुआ या हरा हुआ महसूस करते थे, और वे कृत मनुष्य थे। ठीक है, आर्यों और अनार्यों की वर्ण संकर जातियां शूद्रों में भी पाई गई और इस प्रकार से जो सुसंस्कृत और असंस्कृत लोग थे, उन दोनों के वर्ण से एक नई जो जाति का जन्म हुआ था वे शूद्रों में भी पाई गई थी। नितांत अधिकार विहीन वर्ग ये होता था। इनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे, इनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती थी। ये अन्य वर्णों की सेवा करते थे और ये इनका प्रमुख कार्य था। तो इस प्रकार से
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्गों की सेवा करने का काम शूद्रों को दिया गया था। इनका सिर्फ यही कर्तव्य होता था कि ये काम करेंगे, इनको कोई अधिकार या कोई सम्मान प्राप्त समाज में नहीं था। ये लोग संपत्ति विहीन हुआ करते थे, अध्ययन और यज्ञ करने का इनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसा कि भाई गरीब को और गरीब बना दो और अमीर को और अमीर। जो लोग उच्च वर्गों के थे उनको और पढ़ने के अवसर दिए जाते थे, वो काफी प्रकांड विद्वान बनते थे, और जो लोग पिछड़े और वंचित समुदाय से हुआ करते थे उन लोगों को अनार्य श्रेणी में डाल करके, उन लोगों को शूद्रों की श्रेणी में डाल करके यहाँ तक कि संपत्ति से विहीन समझा जाता था, और उनके पढ़ने और यज्ञों आदि पर काम करने का उनको कोई अधिकार नहीं था। इनका वेशभूषा व आवागमन पर भी प्रतिबंध था। ये नित्य नए तरीके के या अनुष्ठानिक वेशभूषाओं का धारण नहीं कर सकते थे, और इनके जगह जगह पर आवागमन पर भी रोक लगा दी गई थी कि भी ऐसा मानना था, ऐसी मान्यता थी तत्समय समाज के अंदर। ये एक बड़ा आडंबर था कि ये जहाँ जाएंगे अपना प्रसार कर देंगे, इसलिए उनको एक जगह इनको स्टेबल कर दिया गया, इनको फैलने से रोक दिया जाता था। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य समाज की सेवा करना था। व्यक्ति रुचि के अनुसार कार्य व्यवस्था को अपनाकर अपना योगदान देता था, जिसे हम वर्तमान में हम भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था के अंदर अलग अलग कार्यों को, अलग अलग संक्रियाओं का निर्माण करते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाभ होता है। ठीक उसी प्रकार से जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के अंदर भी यही तात्कालिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कदम होता था। वस्तुतः इससे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है व सामाजिक संगठन में भी सहयोग मिलता था। तो इस प्रकार से ये 4 वर्ण थे जिनके हमने विभिन्न कार्यों को, कर्तव्यों को पढ़ा है, इनके बारे में, इनकी मूल संरचना के बारे में और इनके अधिकार और प्राधिकारों के बारे में हमने जाना है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए कि भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हम वर्ण व्यवस्था को अपनाने को मजबूर हुए या हमें वर्ण व्यवस्था अपनानी पड़ी। तो देखिए, श्रम विभाजन का महत्व ही वर्ण व्यवस्था का आधार है। यानी कि लोगों को अलग अलग तरीके से कार्य योजना बनाते हुए कार्यों का या उत्तरदायित्वों का सौंप दिया गया, विभिन्न उत्तरदायित्व दे दिए गए, विभिन्न कार्य दे दिए गए। तो इस प्रकार से कार्य आधारित या श्रम आधारित जो विभाजन था, यह हमारी वर्ण व्यवस्था का ही आधार बना। तो अलग अलग कामों के आधार पर काम करने वाली जातियां जो अलग अलग वर्गों से संबंधित थी, अलग अलग वर्णों से संबंधित थी। वर्ण व्यवस्था जीवन यापन के साधनों के क्षेत्र में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को रोकने का काम करती है, और जो वर्ण व्यवस्था थी उससे जातिगत समीकरणों के आधार पर जो विभिन्न प्रकार की इरेगुलर जो कॉम्पिटेंसी होती है उसको रोकने का हमें बल मिला। इसी वर्ण व्यवस्था में त्याग और आदर्श की भावना अधिक थी, और जो वर्ण व्यवस्था थी उससे त्याग और आदर्श की भावना बड़े पैमाने पर निपजी या उत्पन्न हुई। जन्म पर आधारित न होने तथा खानपान और वैवाहिक संबंधों में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, और इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था में अपने वर्ण के अंदर, जैसे ब्राह्मण वर्ग के लोग, ब्राह्मण वर्ग में बहुत सारी जातियां आती हैं, अपने वर्ग के अंदर अगर वह विवाह संस्कार या खानपान आदि प्रकार के संस्कारों को संपन्न करता है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। मेनियर विल्सन ने लिखा, उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था मनुष्य को स्वार्थ त्याग का पाठ पढ़ाती है, दुराचार से रोकती है, दरिद्रता से दूर करती है और उन्नति के पथ पर अग्रसर करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था मेनियर विल्सन का। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था से मनुष्य के अंदर स्वार्थ त्याग की भावना का विकास होता है, दुराचार से वह दूर हटता है, दरिद्रता से वह दूर जाता है और उन्नति के पथ पर वह निरंतर अग्रसर होने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वर्ण व जाति में अंतर बताइए कि वर्ण और जाति में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। तो श्री हट्टन के अनुसार वर्ण और जाति दोनों व्यवस्थाएं ही भिन्न हैं। हमने पढ़ा है, शुरू में हमने जाति पढ़ी थी, जाति किस प्रकार से जन्मी, उनका उद्विकास कैसे हुआ, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनमें गुण कौन से होते हैं, उनमें दोष कौन से होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर हमने पढ़ा है। और अभी हमने वर्ण भी पढ़ा है। तो जाति और वर्ण में मूल रूप से हम चूंकि अभी पढ़ के आए हैं तो अच्छे से समझ सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पर भिन्नता पाई जाती है, अंतर पाया जाता है। जाति एक रूढ़िग्रस्त बंधन मुक्त प्रणाली है। इसमें क्या होता है, स्वतंत्र रूप से एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें रूढ़ियां और जो बंधन होते हैं वो मुक्त होते हैं, जबकि वर्ण का मौलिक संबंध रंग से लिया जाता है। जबकि वर्ण का जो आधार था वह किससे लिया गया, रंग से। जो जिस रंग का है उसको उस रंग के अंदर आबद्ध कर दिया गया।
जैसे उदाहरण के रूप में जन्म से जाति शब्द की व्यापकता स्पष्ट है, वहीं वर्ण शब्द व्यापक अर्थ का सूचक है। यानी कि जो जाति होती है वह एक सूक्ष्म इकाई है, जबकि जो वर्ण होता है वह एक वृद्ध इकाई होती है। परंतु सामयिक गतिशीलता के कारण अनेक प्रकार के भेद हमारे यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, लेकिन समय समय पर समाजों के अंदर परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों के आधार पर अनेक प्रकार के वर्ग आधारित भेदों का निर्माण हुआ। इसलिए वर्ग आधारित भेद के निर्माण के कारण हमारे यहाँ पर जाति और वर्ण व्यवस्था कायम हुई है। हालांकि जाति एक प्राचीन व्यवस्था है, जबकि वर्ण जो है वह नवीन व्यवस्था है। हालांकि अगर दोनों की हम तुलना करें तो ये बात स्पष्ट है कि जाति और वर्ण दोनों ही पुरातन व्यवस्था के अंग हैं। ठीक है। दूसरा है जाति प्रथा का विकास उत्तर वैदिक कालीन है, कि जाति प्रथा का विकास कब हुआ? जब उत्तर वैदिक काल चल रहा था, जबकि वर्ण व्यवस्था का संबंध वेदों के युग से है। इसका मतलब हम क्या समझे? वर्ण व्यवस्था और प्राचीन है। क्या है? प्राचीन है। सबसे प्राचीन व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को माना गया, जो वेदों के समय से कार्यरत है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस प्रकार से। तो तत्समय जब से वेद चालू थे तब से ही हमारे वर्ण व्यवस्था का प्रचलन हुआ। वर्ण व्यवस्था प्राचीन है, जबकि जाति व्यवस्था नवीन है। नेक्स्ट अंतर है जाति का संबंध जन्म से होता है, जो कर्म के आधार पर नियत प्राचीन समय में की गई थी। जो बच्चा जिस जाति में जिस माँ बाप से पैदा होगा, जिसका जन्म होगा, वह उसी जाति से संबंधित कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगा। साथ ही साथ, हालांकि ऐसा नहीं है आजकल कोई नियंत्रण है काम धंधों पर, लेकिन उसका संबंध उस जाति से होगा। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था का विभाजन 4 भागों में किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था में एक खुलापन सा नजर आता है। इसमें एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने की व्यवस्था है। जैसे विश्वामित्र का ब्रह्म ऋषित्व प्राप्त करना। जो विश्वामित्र था उसने ब्रह्म ऋषित्व प्राप्त किया था, तो उसने अपने वर्ण को बदल दिया था। इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था अनुलोम व्यवस्था को मान्यता प्रदान करती है। जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो चारों वर्ण हैं, इसमें एक अनुलोम व्यवस्था को मान्यता दी गई है। अर्थात अनुलोम व्यवस्था का मतलब चारों वर्णों में किसी भी जाति में विवाह संस्कार की स्वतंत्रता थी। और जब वर्णों में अनुलोम व्यवस्था प्रचलित हुई तत्समय, तो ये कहा गया कि जो जिस वर्ण में है, जैसे ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं तो ब्राह्मण वर्ण में अनेकों जातियां आती हैं, वे किसी भी जाति में विवाह संस्कार संपन्न करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ठीक है ना। इसको अनुलोम व्यवस्था कहा गया, यानी कि वर्ण व्यवस्था की एक अनुलोम व्यवस्था। परंतु जाति व्यवस्था में इसको निषेध कर दिया गया था, लेकिन जाति व्यवस्था में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था में उन्नति के समान अवसरों की उपलब्धता थी, वहीं जाति व्यवस्था में ऊंच नीच का भाव पाया जाता है। ये बात हम अच्छे से समझते हैं कि जाति आधारित हमारे यहाँ पर भेद या भेदभाव पाए जाते हैं। वर्ण व्यवस्था की अपेक्षा जाति का विधान काफी जटिल है, जबकि वर्णों की अपेक्षा जो जो वर्ण हैं उन वर्णों की अपेक्षा हमारे यहाँ पर जाति का विधान, जो हमारे यहाँ जातियाँ पाई जाती हैं, उन जातियों का विधान जो है वो काफी जटिल पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने वर्ण और जाति में प्रमुख जो अंतर पाए जाते हैं उसको समझा है।